एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वो भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुद उस लड़के का बाप उसे हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। सारे लोग उसको समझाते हैं कि क्यों अपने बेटे की जान के दुश्मन बने हुए हो, लेकिन वो ज़िद पर ही अड़ा रहा। वो मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी बहू उस हॉस्पिटल में काम करती थी। वो कहता है कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद पर भी अड़ा रहा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई और देखते ही देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों वो व्यक्ति अपनी ज़िद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी तक को दांव पर लगा देता है। आखिर उसकी बहू से क्या दुश्मनी थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उस लड़के का नाम विनय होता है। विनय की शादी एक लड़की जिसका नाम अनु होता है उससे बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। 3-4 महीने तक पति पत्नी बहुत ही प्यार से मोहब्बत से घर में रहते थे। खुशियों का माहौल था, लेकिन 4 महीने के बाद पता चलता है कि उसकी शादी जो है वो धोखे से हुई है, क्योंकि शादी से पहले अनु के घर वालों ने विनय के घर वालों को बताया था कि उनकी लड़की जो है उसने बीएससी तक की पढ़ाई कर रखी है, और यही सोचकर उन लोगों ने शादी की थी। विनय जो है वो एक लेखपाल की सरकारी नौकरी करता है, और ये सोचकर विनय के पापा, जिनका नाम सोमनाथ होता है, वो सोचते हैं कि बहू आएगी तो उसने भी बीएससी कर रखी है, कोई कोर्स करवा दूंगा तो उसकी भी नौकरी कहीं जुगाड़ से लगवा दूंगा। लेकिन जब 3-4 महीने के बाद वो बहू से कहते हैं कि ज़रा अपने मायके से अपनी डिग्री मंगवा लो, हम तुम्हारा कहीं फॉर्म भरने वाले हैं, तो वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है, क्या बात कर रही हो तुमने बीएससी नहीं की हुई है? फिर अनु कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। इतना सुनने के बाद तो जैसे मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। कहता है कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारे माँ बाप ने एक अनपढ़ लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा दी। अब इस पर अनु कहती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। तो इस पर सोमनाथ कहते हैं कि 12वीं तक का क्या मतलब होता है, इससे कौन सी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? तो अनु कहती है नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, जब ये लेखपाल ही है तो फिर मैं घर संभालूंगी, नौकरी थोड़ी ना करूँगी। तो सोमनाथ कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, मैंने तो बिना दहेज के इसलिए शादी कर ली कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, और तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोला है। तो अनु कहती है कि ठीक है, मेरे माँ बाप की जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे उतना पढ़ाया, बीएससी में भी उन्होंने नाम लिखवाया था, लेकिन किसी कारण बस वो मेरी पढ़ाई नहीं करवा सके। लेकिन आप लोगों का शौक़ है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, तो आप लोग ही मेरा नाम कहीं लिखवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी, अभी कौन सा टाइम निकल गया है। तो उसका ससुर कहता है कि क्या मैं यही करता रहूँगा, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है, क्या मैं तुम्हें 10 साल पढ़ाऊँगा फिर नौकरी लगवा लूँगा। तो इस पर अनु जो है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर मेरे बाबा ने दहेज नहीं दिया तो क्या आप मुझसे नौकरी करवा के आप मुझसे दहेज के पैसे वसूलोगे? फिर उसका ससुर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, या तो तुम 5 लाख लेकर आओ, या फिर अपनी डिग्री लेकर आओ, या फिर इस घर से चली जाओ। ये सब बातें विनय भी सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बाप के सामने कुछ बोल दे। वो अनु को बहुत चाहता था, और अनु के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दिव्या जो है वो सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। वो अपने घर पर जब फ़ोन लगाकर ये बातें अपने बाबा से कहती है तो उसके बाबा पूरे तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ से वो 8-10 आदमी लेकर उसके घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, मेरी बेटी को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? सोमनाथ ने कहा कि मैंने कौन सा गलत कह दिया, तुमने 12वीं तक की पढ़ाकर अपनी बेटी को मेरे घर में भेज दिया। तुम तो कह रहे थे कि वो बीएससी कर रखी है। तो कुछ लोगों ने बोला, उनकी तरह से जो आए हुए थे, कि भाई शादी में इतना झूठ चलता है, थोड़ा बहुत तो बोला ही जाता है। सोमनाथ सबको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं।
इस पर जो अनु के बाबा थे वो बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। उन लोगों के बीच हाथापाई हो जाती है, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और अनु के बाबा जो है वो सोमनाथ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। अगर मैं जानता पहले से कि तुम लोग ऐसे हो, इतने लालची हो, तो अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करता। वो यहाँ तक कहते हैं कि अभी कौन सी देर हुई है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। हाँ, मैं तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन सोच लेना तुम लोगों को सुकून से नहीं रहने दूंगा। मेरी और मेरी बेटी की बद्दुआ लगेगी तो तुम लोगों को पता नहीं क्या होगा। बहुत ही हंगामा होता है। विनय के पापा और अनु के बाबा दोनों एक दूसरे पर भड़कते हुए हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी भर शक्ल देखने की कसम खाते हैं। उसके बाद वो अनु को लेकर अपने घर चले जाते हैं। मामला बिगड़ जाता है। अनु और विनय एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन बाप की नाराज़गी की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। अनु जो है बड़ी चिंता में आ जाती है। वो सोचती है कि अगर पढ़ाई की बात है तो 2-3 साल का कोर्स होता है, उसको मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन अब उस घर में भेजूँगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। उसके बाद वो अनु को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए वो GNM में अपना एडमिशन लेती है। 3-4 साल के कोर्स के बाद उसका DNM पूरा हो जाता है और एक नर्स की डिग्री हासिल कर लेती है और वापस आ जाती है और एक सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में वो नौकरी करने लगती है, बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझदारी से, और वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की होती है। तो लगभग एक डॉक्टर के बराबर ही वो ड्यूटी करती है और वो हॉस्पिटल में मरीज़ों के बीच, डॉक्टरों के बीच काफ़ी घुल मिल जाती है, बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाती है। इधर जो विनय होता है वो अपनी नौकरी करता है, लेकिन अपने पापा के डर की वजह से हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर अनु से मुलाकात करे, उससे बातें करे। 4 सालों में इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता। अनु अपनी जगह पर, विनय अपनी जगह पर। तभी एक दिन विनय अपनी ड्यूटी के लिए तहसील पर जा रहा था और तभी उसका घर के पास ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक डंपर की चपेट में आ जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। उसकी बाइक टूट फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, उसे भी काफ़ी चोटें आती हैं। अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत उसके घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। सभी लोग सोचते हैं उसे कहाँ लेकर जाए, तो कुछ लोग उसी हॉस्पिटल क्या कह रहे थे जहाँ पर अनु काम कर रही थी। लेकिन जो विनय के पापा होते हैं, सोमनाथ, कहते हैं कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मर क्यों ना जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी की शक्ल नहीं देखूँगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाऊँगा। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे यार, तुम उसकी बेटी क्यों कहते हो, वो तुम्हारी बहू और उसकी पत्नी भी है, और कुछ भी हो, लेकिन अपने बेटे की तुम्हें जान प्यारी है या दुश्मनी प्यारी है। वो बोलता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी सहने को तैयार हूँ, कुछ भी देखने को तैयार हूँ, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। उसकी बेटी का एहसान मुझे नहीं लेना है। अब आधा घंटा इसी बातचीत में बीत जाता है। सोमनाथ की जिद के आगे विनय को दूसरे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर गेट से ही उसको मना कर दिया जाता है। फिर वो दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं, वहाँ भी मना कर दिया जाता है। अब घर के लोग परेशान थे। अब सभी लोग उसको उसी अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर भागते हैं। तभी अनु जो है वो देखती है ये तो हमारे ही जान पहचान वाले हैं, इधर कहाँ चले आ रहे हैं। फिर वो जाकर दौड़कर वहाँ पर देखती है तो उसका देवर स्ट्रेचर पकड़े हुए खड़ा होता है, खून से लथपथ था। वो पूछती है कौन है ये। वो कहता है भाभी, ये भैया हैं, एक्सीडेंट हो गया है। जब चेहरे से रुमाल हटाकर शक्ल देखते हैं तो वो रोने लगती है, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। तुरंत वो काम में लग जाती है। 2 मिनट के अंदर सारे डॉक्टर को इकट्ठा कर लेती है और विनय का इलाज शुरू होता है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तुरंत उसको ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। अनु आंसू बहाते हुए इधर उधर भागती है, दौड़ती है और उसके इलाज का बंदोबस्त करवाती है। सारे लोग देखते हैं, आपस में बातें करते हैं कि बताओ, इतनी अच्छी ये लड़की है, यहाँ से भी रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन वो तो अनु की वजह से उसका इलाज शुरू हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले बिना सोचे समझे कहीं और रेफ़र कर देते हैं और रास्ते में जाते जाते मरीज़ की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अनु थी तो उसको एडमिट कर दिया जाता है और उसका इलाज भी शुरू हो जाता है।
तो उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन आगे के इलाज के लिए उसे भोपाल जाना पड़ता है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर उसे रेफ़र कर देते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेजों में भी जाना और सही इलाज करवा पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई जान पहचान ना हो, कोई पकड़ ना हो, तो बहुत ही मुश्किल होती है। ये सब देखा जाता है। अपने जीवन में कभी न कभी सभी ने ये महसूस किया होगा। तो जब विनय को वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, तो अनु जो है अपने डॉक्टरों से, जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वो मेडिकल कॉलेज में भी पढ़े हुए होते हैं, तो वहाँ से उनसे कहकर वो सिफारिश लगवाती है। मेडिकल कॉलेज में सही इलाज और समय पर इलाज हो, इसके लिए वहाँ पर बात करवाती है। इसके बाद खुद एम्बुलेंस में बैठकर और विनय के साथ वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए जाती है। परिवार के भी सदस्य जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है और मेडिकल कॉलेज में 3-4 दिनों के बाद आखिरकार विनय को होश आता है। अपनी आंखें खोलता है तो सामने वो अनु को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अपना हाथ उठाकर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। अनु समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कैसे हो आप? इशारों इशारों में बताता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तक सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही विनय को होश आता है, ये बात गेट पर बैठे हुए लोगों को बताई जाती है। उसके पापा सोमनाथ जी दौड़कर अपने बेटे के पास आते हैं और उसको देखते हैं और उसके बाद अनु को देखते हैं, पर कुछ बोलने की हालत में नहीं होते। लेकिन सोमनाथ जी सामने खड़े थे, तो इसलिए वो अनु का हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर सोमनाथ जो है वो रोने लगते हैं। वो बैठ जाते हैं वहीं पर और विनय के हाथ अपने बहू के हाथ में दे देते हैं और हाथ जोड़ते हैं। अनु से कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। जैसा मैंने सोचा था वैसा भी अगर तुम सोचती तो शायद ये आज नहीं बचता। विनय के 1-2 ऑपरेशन हुए और 1 महीने में वो 50% ठीक हो जाता है। उसके बाद विनय को घर लाया जाता है, लेकिन घर पर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले अनु भी एम्बुलेंस से उतर जाती है। वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी सोमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती है, मैं जा रही हूँ अपने घर। वो कहते हैं, नहीं, ऐसा मत करो, मेरे घर पर चलो, अपने घर पर चलो। तो अनु कहती है कि ये संभव नहीं है, जब तक मेरे बाबा नहीं कहेंगे मैं उस घर में नहीं जा सकती। सोमनाथ के सामने आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं बचता। फिलहाल विनय को घर पहुंचाया जाता है और उसके बाद सोमनाथ, उनकी पत्नी और 1-2 लोग आते हैं अनु के घर पर। अनु अपने घर पर ही रहती है। शाम का वक्त था। उसके बाबा बैठे हुए थे कुर्सी पर। वो दौड़ कर जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं। उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, अपनी बहू को भी नहीं समझा, और अगर आप मुझे इस जन्म में माफ़ नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों तक मेरी आत्मा मुझे कोसती रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, माफ़ कर दीजिए हमको। अब उनकी पत्नी जो वो सोमनाथ के आगे हाथ जोड़ती है कि भाई साहब माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। उसके बाद सब लोग एक होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन फिर अनु की वहाँ से विदाई होती है। वो अपने घर आती है और विनय की देखभाल करती है। 1 महीने और लगते हैं। विनय पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब सोमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, आपको नौकरी करना हो तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने GNMS का कोर्स कर रखा था। उसने बोला कि पापा, कोई बात नहीं, क्या पता आपकी ही बातों की वजह से मैंने ये कोर्स किया और मैंने ये नौकरी की, और मेरी नौकरी की वजह से क्या पता इनकी जान बच पाई। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी का कोई कसूर नहीं है। मुझे नौकरी करनी है, वो तो मैं करती ही रहूँगी, क्योंकि मैं नौकरी करते करते जान गई हूँ कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।